हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडिंग सिस्टम यानी कि ग्रेड प्रणाली। बच्चों को जो ग्रेड दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं, उसका क्या मानक होता है, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि छात्रों को शैक्षिक प्रगति का मापन करते समय एवं मूल्यांकन करते समय उनको ग्रेड देना या नंबर देना अति आवश्यक होता है। अध्यापकों के लिए ये जानना भी अत्यंत उपयोगी है कि उनके शिक्षण से छात्र किस सीमा तक सीखते हैं और उन्होंने क्या क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। अभिभावकों को लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि वे जानें कि उनके बच्चे कि क्या कर रहे हैं। वे समय समय पर ये भी जानें कि उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो सही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की उसकी शैक्षिक उपलब्धि कितनी उन्होंने प्राप्त की, कितना उनका स्कोर आया, कितने उन्होंने मार्क्स प्राप्त किए, ये सब पेरेंट्स को जानना अति आवश्यक होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष में वर्तमान समय में विभिन्न विषयों में छात्रों की उपलब्धि मापने के लिए छात्रों के द्वारा परीक्षा में दिए गए उत्तरों के लिए परीक्षकों द्वारा अंक प्रदान करने की विधि प्रचलित है, जिसमें कि सामान्यतः 101 बिंदु अंकन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ ये जानेंगे कि 101 बिंदु अंकन प्रणाली क्या होती है। इसमें क्या होता है कि 0 से 101 तक के नंबर हम इसमें प्रदान करते हैं। 0 से 101 तक हम कोई भी नंबर बच्चे को देते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि छात्र को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी देने या अनुत्तीर्ण घोषित करने के लिए पूर्व निर्धारित मनचाहे विभाजन बिंदुओं का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। हम ये भी देखते हैं कि जो शिक्षाविद होते हैं, अध्यापकगण, अभिभावक वृंद, शोधकर्ता तथा छात्र, तो वो जो परीक्षा प्रणाली होती है उसमें जो अंक प्रदान करते हैं, अंक विधि जो दी जाती है, तो वो कैसे देते हैं और उनका क्या मानक रहता है। हमें ये भी जानना है कि वास्तव में अंकन की इस परंपरागत विधि में क्या क्या कमी है। इसमें 2 अत्यधिक घातक कमियां बताई गई हैं, जैसे कि अगर प्रथम परीक्षक के निर्णय में जरा सी चूक हो जाए या अंतर हो जाए तो उससे क्या होता है कि बच्चा फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में कन्वर्ट हो जाता है और सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास में। यानी कि अगर उसकी प्रथम श्रेणी आ रही है तो वो द्वितीय श्रेणी मिलेगी, और अगर द्वितीय श्रेणी आ रही है उसको एक नंबर ज़्यादा दे दिया है तो उसको क्या हो जाएगी, वो प्रथम श्रेणी प्राप्त करेगा। सपोज़ करो कि सेकंड श्रेणी पाने वाले का परसेंटेज 59.75% है। अगर इसमें थोड़ा सा नंबर वो बढ़ा दिया जाए तो ये 60 अंक प्राप्त करेगा, तो ये द्वितीय से प्रथम श्रेणी को प्राप्त करेगा। और जो 60 अंक प्राप्त कर रहा है, अगर उसमें थोड़ा सा 1 नंबर कम कर दिया जाए तो वो द्वितीय श्रेणी को प्राप्त करेगा। इस तरह से दोनों का जो स्कोर है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें नंबर देते समय या ग्रेड देते समय इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारी गलती की वजह से बच्चे का फ्यूचर ख़राब ना हो और बच्चा पास से फेल से पास ना हो। यानी कि जिस बच्चे के जितने नंबर आ रहे हैं हमें उसे उतने ही नंबर देने चाहिए, और नंबर देते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। वर्तमान अंकन विधि की दूसरी सबसे बड़ी कमी विभिन्न विषयों में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन के मानदंडों में पर्याप्त भिन्नताओं का होना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुछ विषय में तो अत्यधिक अंक प्रदान किए जाते हैं, कुछ में कम अंक दिए जाते हैं। जैसे कि गणित या विज्ञान जैसे विषयों में सामान्यतः 0 से 100 अंक तक प्रदान किए जाते हैं, जबकि भाषा, इतिहास जैसे विषयों में 20 से 70 तक ही अंक प्रदान किए जाते हैं। इससे क्या होगा कि जो गणित और विज्ञान विषय वाला बच्चा है उसके नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे, और जो भाषा यानी कि इतिहास विषय लेने वाला बच्चा है उसके नंबर कम आएंगे। और यदि हिंदी और गणित विषयों में प्राप्तांकों का
अनुसार देखें तो क्रमशः 30 से 60 रहता है और गणित विषय में 5 से 95 तक होता है। इन दोनों विषयों के प्राप्तांकों को जोड़कर योग्यता क्रम बनाया जाए तब गणित को हिंदी की अपेक्षा 3 गुना अधिक नंबर मिलेंगे। परिणाम क्या होगा कि योग्यता सूची में छात्र की गणित योग्यता का महत्व हिंदी योग्यता की अपेक्षा 3 गुना अधिक होने के कारण गणित योग्यता वाले छात्र ही श्रेष्ठ क्रम प्राप्त करेंगे और ये बात सारणी फर्स्ट और सेकंड से पता चलती है। जिस सारणी फर्स्ट और सेकंड में बताया गया है कि हिंदी व गणित विषयों में 5 छात्रों को काल्पनिक नंबर दिए गए हैं। दोनों विषयों में प्राप्तांकों का प्रसार भी भिन्न भिन्न है। जैसा कि रमेश हिंदी में 30 नंबर, मोहन 40, ललिता 45, चारू 50, साहित्य 60 नंबर प्राप्त करते हैं और गणित में रमेश 95, मोहन 65, ललिता 50, चारू 35 और साहित्य 5 नंबर प्राप्त करते हैं। तो क्या होगा कि जो रमेश का टोटल है वो 125 हो जाएगा और साहित्य का टोटल 65 होगा। तो रमेश सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त करेगा और साहित्य सबसे कम नंबर प्राप्त करेगा। इसी तरह सारणी 2 हिंदी व विज्ञान विषयों में 5 छात्र लिए गए हैं जिसके काल्पनिक नंबर दिए गए हैं। जैसे कि सारणी फर्स्ट में बताया है वैसे सारणी सेकंड में बताया है कि हिंदी में तो 30 नंबर लेके आ रहा है रमेश और विज्ञान में 80। ऐसे मोहन हिंदी में 40 और विज्ञान में 70, ललिता हिंदी में 45, विज्ञान में 65, चारू 50 हिंदी में और विज्ञान में 60, साहित्य हिंदी में 60 और विज्ञान में 50। यानी कि सब दोनों के टोटल किए जाएँ तो सबके 110 110 प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनके अंतर आ रहे हैं। इसलिए साहित्य हिंदी में सबसे अधिक अंक और विज्ञान में सबसे कम अंक प्राप्त करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी नंबरों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 101 बिंदु वाले अंकन प्रणाली में बहुत ज़्यादा कमियां भी पाई गई हैं और शिक्षाविद और परीक्षा सुधार जो एक्सपर्ट होते हैं वो इसके पक्ष में नहीं हैं कि 101 बिंदु वाली अंकन प्रणाली के द्वारा बच्चों को अंक प्रदान किए जाएं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा शिक्षा आयोग ने अंकों के स्थान पर ग्रेड का उपयोग करने का सुझाव दिया। परीक्षा सुधार पर शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के कार्यदल ने भी सन 1971 में अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने का सुझाव दिया था। इसी प्रकार सन 1975 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा जारी 10 वर्षीय विद्यालय के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा में भी ग्रेड प्रणाली के प्रयोग की सिफारिश की गई और UGC के द्वारा भी प्रकाशित परीक्षा सुधार एक कार्यान्वयन योजना में भी ग्रेड प्रणाली को ही समर्थन प्राप्त हुआ। इन सबको हमने जैसा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा सुना, शिक्षा आयोग द्वारा, NCERT द्वारा, UGC द्वारा सब ग्रेड प्रणाली के पक्ष में ही आए हैं। इसलिए ग्रेड प्रणाली जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको ही लागू करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग बच्चे को उनके मानक के अनुसार सही नंबर प्रदान किए जाएंगे। अंक प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली को अपनाने के प्रस्ताव में मूलभूत मान्यता यह है कि छात्रों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर एक से एक समूह विभाजित करना व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। इसीलिए ग्रेडिंग सिस्टम में 5 पॉइंट स्केल और 7 पॉइंट स्केल रखा गया है। 5 पॉइंट स्केल में A, B, C, D, E, F को मान्यता दी जो कि 0, 1, 2, 3, 4 आदि हैं और जबकि 7 पॉइंट स्केल में O, A, B, C, D, E, F को मान्यता दी गई जिसके जो अंक हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 रखे गए हैं। परीक्षा सुधार के क्षेत्र में कार्य विशेषज्ञों का ध्यान ग्रेड प्रणाली के विचार ने अपने आकर्षित किया। उन्होंने देखा कि प्राप्तांकों की संख्या को कम करके अंकन की त्रुटियों को काफ़ी सीमा तक समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए 5 बिंदु ग्रेड प्रणाली को उपयुक्त बताते हैं और कुछ विद्वान 7 पॉइंट ग्रेड प्रणाली को, कुछ 9 पॉइंट ग्रेड प्रणाली को उचित ठहराते हैं। इस प्रकार
5 बिंदु एवं 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली के विभिन्न ग्रेड तथा उनका शाब्दिक वर्णन सारणी 3 और 4 में प्रस्तुत है। जी, इसमें 5 पॉइंट ग्रेड प्रणाली का दे रखा है कि किस प्रकार विभाजन किया गया है। इसी प्रकार 7 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम है, उसको किस प्रकार डिवाइड किया गया है ये भी इसमें बताया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 1975 और 76 में आयोजित एक क्षेत्रीय कार्यशाला में, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 1975 में 14 और 15 अक्टूबर को हुई, पंजाब विश्वविद्यालय में 1975 में 2 और 3 दिसंबर को हुई, बम्बई विश्वविद्यालय में 1975 को 16 और 17 दिसंबर को हुई, मद्रास विश्वविद्यालय में 1975 को 22 और 23 दिसंबर को हुई, जबलपुर विश्वविद्यालय में 1976 में 3 व 4 अप्रैल को हुई, कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1976 में 1 व 2 मई को हुई। में 7 पॉइंट ग्रेड प्रणाली को अपनाए जाने पर सहमति प्रदान की गई। और इसके अलावा 7 पॉइंट ग्रेड प्रणाली इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर बांटते समय अध्यापकों के द्वारा भी साधारणतः 7 श्रेणियों का प्रयोग किया जाता है। और ये 7 श्रेणी विशिष्ट, अति उत्तम, उत्तम, औसत, संतोषप्रद, निकृष्ट तथा अत्यधिक निष्कृष्ट हैं, जिन्हें क्रमशः O, A, B, C, D, E, F अक्षर ग्रेडों में व्यक्त किया गया है। और कृषि विश्वविद्यालय तकनीक संस्था में 5 पॉइंट ग्रेड प्रणाली शुरू की गई है, जबकि चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग में 7 पॉइंट ग्रेड प्रणाली के अतिरिक्त अन्य कोई भी ग्रेड प्रणाली प्रयोग में लाई जा सकती है। यानी कि चिकित्सा इंजीनियरिंग जो क्षेत्र है उसमें 7 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेड प्रणाली में परीक्षण छात्रों के उत्तरों को सीधे सीधे ग्रेड देकर मूल्यांकित कर सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को परीक्षक अलग अलग ग्रेड प्रदान करेंगे तथा संपूर्ण उत्तर पुस्तिका के लिए ग्रेड औसत ज्ञात कर लिया जाएगा। जैसा कि आपको टेबल में दिखाया गया है कि ग्रेड बिंदु औसत की सारणी किस प्रकार दिया गया है, जबकि विभिन्न प्रश्नों के लिए महत्व असमान होता है तथा भिन्न भिन्न प्रश्नों के लिए ग्रेड बिंदु को प्रतिशत महत्व के से गुणा करके उनका योग ज्ञात कर लेते हैं और जिसे 100 से भाग देने पर ग्रेड बिंदु औसत ज्ञात हो जाता है। यदि महत्व भिन्न के रूप में होता है तब ग्रेड बिंदुओं को महत्व से गुणा करके उनका योग ज्ञात कर लेते हैं पर ग्रेड बिंदु औसत प्राप्त हो जाता है, तब उत्तर पुस्तिका के मुख्य प्रश्न सारणी 5 में अनुरूप होगी। अब इससे क्या पता चलता है कि कभी कभी प्रश्न पत्र कई खंडों में विभाजित होता है तथा भिन्न भिन्न खंडों का महत्व बराबर या असमान होता है। अब जैसे कि ये टेबल में दिखाया गया है कि प्रश्न पत्र के 3 खंड हैं, दिखा रखे हैं 3 खंड, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। खंड 1 में 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, द्वितीय खंड में 4 लघु प्रश्न हैं और तृतीय खंड में 2 निबंधात्मक प्रश्न हैं। यदि तीनों खंडों का महत्व समान हो तो उत्तर पुस्तिका का मुख्य प्रश्न सारणी 6 के अनुरूप होगा। इस प्रकार अब तक हमने पढ़ा कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, कैसे लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, कैसे इसकी मार्किंग की जाती है, क्यों ये उपयोगी है। अब हम देखते हैं कि 101 बिंदु अंकन प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का उपयोग करने के अनेक लाभ हैं, जो कि लाभ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, कि विभिन्न परीक्षा संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय द्वारा घोषित छात्रों के परिणामों की तुलना करने की दृष्टि से मूल्यांकन की ग्रेड प्रणाली अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि 101 जो बिंदु अंकन प्रणाली थी उसमें उनका विभाजन करना संभव नहीं था, लेकिन ग्रेड को हम आसानी से विभाजित कर सकते हैं। विभिन्न संस्थाओं या विश्वविद्यालयों का अंकन स्तर भिन्न भिन्न होने पर प्राप्तांकों के द्वारा परीक्षार्थियों की तुलना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है और ग्रेड प्रणाली इस स्थिति में एक उपयोगी साधन का कार्य कर सकेगी। सेकंड पॉइंट, ग्रेड की सहायता से छात्रों का मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय होता है, अतः ग्रेड प्रणाली का प्रयोग परीक्षा की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, इसलिए हम ग्रेडिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट, ग्रेड प्रणाली विभिन्न विषयों तथा संकाय में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना
करने के लिए एक ओवेनिस्ट पैमाने यानी कॉमन स्केल का कार्य कर सकती है, क्योंकि इस जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें सभी को कॉमन मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें ग्रेड में डिवाइड होंगे कि ए ग्रेड वाले को कितने नंबर देने हैं, बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को, सभी का अलग अलग डिवाइडेशन होगा। फोर्थ पॉइंट, छात्रों की अभिरुचि तथा योग्यता के आधार पर भावी पाठ्यक्रम के चयन की दृष्टि से ग्रेड प्रणाली अधिक उपयोगी तथा वैज्ञानिक है। यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम से उनकी रुचि का ही पता चलता है, कौन बच्चा किस सब्जेक्ट में अधिक रुचि लेता है, और उसी के आधार पर उनका जो मार्क्स का डिवाइडेशन हो जाता है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, ग्रेड प्रणाली को अपनाए जाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान को माइग्रेशन करते समय होने वाली कठिनाइयाँ कम हो सकती हैं, जिससे अंत क्षेत्रीय स्थानांतरण में सुविधा हो सकेगी। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।